रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ूं चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ूं चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब आप लोगों को पहले से नहीं आता रहेगा। जैसे कि एक प्रश्न आपके लिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली। भले ही आपको इसका आंसर ना पता हो, और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका कि जवाब आप सभी को नहीं पता होगा, परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, और उन्हीं प्रश्नों में ये प्रश्न भी सम्मिलित है। इसका भी जवाब आपको आगे के वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ कि हिंदी काव्य से संबंधित लगभग 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, और केवल प्रश्नों को ही नहीं वरन इनके उत्तरों के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। मैं तो ऐसे कर रही हूँ जैसे लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति में हम बैठे हो, कि पहला सवाल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। बट आपको पता है, अगर आप भी इन प्रश्नों के जवाब दे लेकर के जाओगे तो हाँ, हो सकता है कि आप भी टॉपर बन जाओ, आपको भी बहुत सारे पैसे मिल जाए। पहला प्रश्न कि आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? एक्चुअली ये पहले का मतलब ये है कि सबसे पहला वाला मैं जितने भी प्रश्न लूँगी, सारे प्रश्न ये मेन हेडिंग है आदिकाल या वीरगाथा काल से संबंधित होंगे। फिर ऐसे ऐसे करके भक्ति काल, रीति काल, ऐसे करके बहुत सारे कालों का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल के बारे में, जिसे कि हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। सबसे पहला सवाल कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे आप लिख लोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MIMP मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एग्जाम में आ सकता है, कई बार आया भी है। ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी जगनीक, ऑप्शन नंबर डी दलपति विजय। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि चंद बरदाई। चंद बरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? वो तो पृथ्वीराज रासो था, अब हमारे सामने है बीसल देव रासो। ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी जगनीक, ऑप्शन नंबर डी दलपति विजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, यानी कि बीसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल। अब हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि आल्हा खंड परमाल रासो के रचयिता कौन है? आल्हा खंड, जिसे कि हम परमाल रासो भी कहते हैं, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर सी जगनीक, ऑप्शन नंबर डी दलपति विजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जगनीक ने लिखा है क्या? आल्हा खंड या फिर परमाल रासो।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा कि खुमान रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, अब हमारे सामने है खुमान रासो। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल, दलपति विजय, जगनीक, चंद बरदाई। तो चंद बरदाई जी ने लिखा था पृथ्वीराज रासो को और खुमान रासो लिखा है दलपति विजय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करें तो वो कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन आदिकाल का अन्य नाम नहीं है। आदिकाल का अन्य नाम कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर बी चारण काल, ऑप्शन नंबर सी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, यानी कि आदिकाल का भक्ति काल अन्य नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहा कि जयचंद प्रकाश किसकी रचना है। जयचंद प्रकाश ये जो रचना है इसे किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर बी मधुकर कवि, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर डी देवसन। तो जयचंद प्रकाश जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, यानी कि भट्ट केदार ने लिखा है इस रचना को। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी कि अपभ्रंश सिद्ध साहित्य की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार रहा कि आदिकाल का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है। यानी कि आदिकाल में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे कि सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी परमाल रासो, ऑप्शन नंबर सी बीसल देव रासो, ऑप्शन नंबर डी खुमान रासो। द ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि पृथ्वीराज रासो को आदिकाल का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो के बारे में हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, परंतु आपने ये नहीं सुना होगा कि उनका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल हसन यमीन उद्दीन, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी अमीर अली, ऑप्शन नंबर डी खुसरो खान। द ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी कि अब्दुल हसन यमीन उद्दीन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अब कहने को कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए जितना पढ़ के जाओ कम ही है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार यहाँ कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी। ऑप्शन नंबर ए भक्ति भावना, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगारिकता, ऑप्शन नंबर सी वीर गाथात्मकता, ऑप्शन नंबर डी रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी कि वीर गाथात्मकता आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी। इसके बाद पहला हमने देखा था आदिकाल से संबंधित, दूसरा हम देखेंगे भक्ति काल जिसे कि हम कहते हैं पूर्व मध्य काल, इससे संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। सबसे पहले तो अगर हमें भक्ति काल के बारे में पढ़ना है तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसकी समय सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए संवत 1050 से 1375, ऑप्शन नंबर बी संवत 1375 से 1700, ऑप्शन नंबर सी संवत 1700 से 1900, ऑप्शन नंबर डी संवत 1900 से अब तक। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो मानी जाती है संवत 1375 से 1700 तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। जो भक्ति काल है उसे ही हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो ये कहा किसने था।
ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ज्ञानमार्गी शाखा के बारे में हमने पढ़ा है, दो ही शाखाएं ही हैं, एक है प्रेम मार्गी और एक है ज्ञान मार्गी। तो ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो जो ज्ञानमार्गी शाखा है उसके प्रमुख कवि है कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। द अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, यानी कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल लाइक दिस। प्रेम मार्गी शाखा सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रेम मार्गी शाखा, जिसे कि हम सूफी काव्य धारा भी कहेंगे, तो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? कवि तो बहुत सारे हैं, परंतु जब प्रतिनिधि कवि की बात करेंगे तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? अब प्रेम मार्गी शाखा था, अब हमारे सामने है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने राम जी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब अगर राम भक्ति शाखा है तो कृष्ण भक्ति शाखा के भी प्रतिनिधि कवि होंगे। तो जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा के बारे में लिखा, वैसे ही ऐसे कौन से कवि हैं जो कि प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के ऊपर लिखा। प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। The next question in front of you people is like this। रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर लगा था कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, समय आ गया इसका सही जवाब देने का। ऑप्शन नंबर ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला हमारे सामने कि सूरसागर किसकी रचना है। अब अगर नाम से ही ठीक जानने का प्रयास करें तो यहाँ भी सूर है, जहाँ कहीं सूर मिल जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो सूरसागर जो रचना है वो है सूरदास जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि पद्मावत किसकी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी जायसी, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध रचना है। अगला नेक्स्ट हमारे सामने इस प्रकार है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी संत रैदास। तो आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा राइट आंसर, यानी कि बीजक जो है जिसमें कि 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है साखी, इसके बाद दूसरी है सबद, साखी सबद, तीसरी है रामायणी।
साखी सबद रमैनी, 3 रचनाओं का संग्रह बीजक, जो कि संग्रह है कबीर दास जी का। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भक्तिमाल के रचयिता कौन है। भक्तिमाल ये किसने लिखा है? भक्तमाल। ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी ने, ऑप्शन नंबर बी नाभादास जी ने, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास जी ने। तो भक्तमाल के रचयिता हो नाभादास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कुंभन दास, ऑप्शन नंबर सी परमानंद दास, ऑप्शन नंबर डी रसखान। तो आंसर डी विल बी राइट आंसर, यानी कि रसखान जी अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पता हो तो मैं बता दे रही हूँ कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारे सामने मीराबाई किस शाखा की कवियत्री थी। तो अगर नाम से ट्रिक निकालने का प्रयास करें तो मीरा कृष्ण की दीवानी थी, तो किस शाखा की हो जाएंगी? कृष्ण भक्ति शाखा की। ऑप्शन नंबर ए राम भक्ति, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति शाखा, दिस विल बी द राइट आंसर। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा नहीं, वो थी कृष्ण भक्ति शाखा की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कौन से भाषा में की थी। ये एक बार पहले भी हो चुका है, लेकिन प्रश्न को घुमा करके पूछा जा रहा है, तो ऐसा न हो कि कोई घुमा के पूछ दिया तो आप उसका जवाब न दे पाओ। प्रश्न चाहे जैसे पूछा जाए, परंतु जवाब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया 2 × 4 = 8, तो 4 × 2 = क्या होगा, तो आपके पास उसका जवाब ही न हो। आप ऐसे रहो कि आपको 2 × 4 और 4 × 2 दोनों का पता हो। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधी। इसके बाद तीसरा वाला काल हमारे सामने है, जो कि है रीतिकाल, जिसे कि हम उत्तर मध्य काल भी कह सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए संवत 1050 से 1375 तक, ऑप्शन नंबर बी संवत 1375 से 1700 तक, ऑप्शन नंबर सी संवत 1700 से 1900 तक, और ऑप्शन नंबर डी संवत 1900 से अब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवत 1700 से 1900 तक जो है उसे हम रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल की समय सीमा मानते हैं। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु जी ने, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। तो जो रीतिकाल है उसे हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। आप इसे याद रखोगे कि रीतिकाल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं, और इसे कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि रीतिकाल के प्रमुख 3 भेद कौन से हैं। रीतिकाल के प्रमुख 3 भेद कौन से हैं।
रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, भक्ति वीर श्रृंगार, निर्गुण सगुण रीति, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रिक भी यही हो जाएगा कि रीति काल की बात करें तो तीनों में रीति आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, और इनके कवियों के भी नाम पूछा जाता है कि रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है कि बिहारी सतसई किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए केशव दास की, ऑप्शन नंबर बी भूषण की, ऑप्शन नंबर सी बिहारी की, ऑप्शन नंबर डी घनानंद की। तो जो बिहारी सतसई है वो कविवर बिहारी की रचना है, नाम से ही स्पष्ट है बिहारी से बिहारी, तो आप इसे ट्रिक के तौर पे याद रखोगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी केशव दास, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केशव दास। कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास की रचनाएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, शिवराज भूषण और शिवा बावनी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए केशव दास की, ऑप्शन नंबर बी भूषण की, ऑप्शन नंबर सी बिहारी की, ऑप्शन नंबर डी घनानंद की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि भूषण की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद जो कवि हैं ये कौन से धारा के हैं? रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा या भक्ति धारा? तो जैसा मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त के कवियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो जो घनानंद जी हैं ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतीराम किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, भक्ति धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीतिबद्ध। रीतिबद्ध धारा के कवि हैं मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिबद्ध कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों प्रकार के कवि हैं, तो अगर रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भक्ति का प्रचार करना, लक्षण ग्रंथों की रचना करना, समाज सुधार करना या प्रकृति चित्रण करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लक्षण ग्रंथों की रचना करना। अगला क्वेश्चन अगला आपके सामने है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकालीन जो काव्य हुआ करती थी, जो पद्य हुआ करते थे, उसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या होती थी? ऑप्शन नंबर ए वीरगाथात्मकता, ऑप्शन नंबर बी भक्ति भावना, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगारिकता और चमत्कार प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी प्रकृति प्रेम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगारिकता और चमत्कार प्रदर्शन। ये रीतिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तीनों कालों के बारे में पढ़ने के बाद प्रस्तुत है आपके सामने चौथा काल, जो कि है आधुनिक काल, जिसे कि हम भारतेंदु युग भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? सबसे पहले तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑप्शन नंबर ए संवत 1900 से 1950, ऑप्शन नंबर बी संवत 1850 से 1900, ऑप्शन नंबर सी संवत 1868 से 1900, ऑप्शन नंबर डी संवत 1900 से 1918। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवत 1864 से लगभग 1900 तक हम मानते हैं भारतेंदु युग की समय सीमा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। आखिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, जो कि भारतेंदु युग के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1840 में, ऑप्शन नंबर बी 1850 में, ऑप्शन नंबर सी 1860 में, ऑप्शन नंबर डी 1870 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1850 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, रचनाएं भी पता होंगी। इनमें से कौन सी हैं जो उनकी रचनाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम सरोवर, ऑप्शन नंबर बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर सी वैदेही वनवास, ऑप्शन नंबर डी अंधेर नगरी। तो इसमें से अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम सरोवर, ये तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, परंतु वैदेही वनवास तुलसीदास की रचना है। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैदेही वनवास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हम द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहते हैं। आप लोग कहीं द्विवेदी द्विवेदी देख के हजारी प्रसाद द्विवेदी को मत लगा दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। इसके बाद अगला हमारे सामने द्विवेदी युग से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अगर हमें द्विवेदी युग के बारे में देखना है तो पहले आप ये बताइए कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए संवत 1868 से 1900 तक, ऑप्शन नंबर बी संवत 1900 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी संवत 1918 से 1936 तक, ऑप्शन नंबर डी संवत 1936 से 1943 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवत 1900 से 1918 तक लगभग द्विवेदी युग की समय सीमा हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास के बारे में आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त की रचना, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, ऑप्शन नंबर सी रामनरेश त्रिपाठी की रचना, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक की रचना। तो जो प्रिय प्रवास है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ऑप्शन नंबर सी रामनरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है क्या प्रिय प्रवास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और वीडियो तो पूरा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे मैं टिक करके आप लोग को बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहा कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की, या फिर रामनरेश त्रिपाठी की, या फिर श्रीधर पाठक की। तो जो भारत भारती रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना इनकी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि साकेत किस कवि की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी। व्यक्तिवादिता, इतिवृत्तात्मकता और नैतिकता, रहस्यवाद या फिर प्रयोगशीलता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इतिवृत्तात्मकता और नैतिकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहा, राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त जी को, ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी जी को, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया मैथिली शरण गुप्त जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द्विवेदी युग खत्म हुआ, प्रस्तुत है आपके सामने छायावाद युग। तो सबसे पहले ये बताइए कि छायावाद की समय सीमा क्या है? 1900 से 1918 तक या 1918 से 1936 तक, लगभग 1936 से 1943 तक या संवत 1943 के बाद से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1918 से 1936 तक लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल दैट विल बी, छायावाद के 4 स्तंभ में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभ थे जिसमें कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, 2 लोग और है। कौन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो कि इनके स्तंभों में शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, सुमित्रा नंदन पंत जी थे और चौथी थी महादेवी वर्मा, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, कामायनी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की? तो कामायनी जो है वो रचना है जयशंकर प्रसाद की और कामायनी है इनका महाकाव्य, एकमात्र रचना जो कि महाकाव्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहा, जूही की कली ये किसकी कविता है? उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो नहीं लिख कर के आओगे तो समझ जाओ कि आप ही के नंबर कम होंगे। जूही की कली ये किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। द ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कि यामा किसकी रचना है? यामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? तो यामा जो है वो रचना है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहा कि पल्लव और गुंजन किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी जयशंकर प्रसाद एंड द सेकेंड दैट विल बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पल्लव और गुंजन जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वाला इस प्रकार है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी विचारधारा, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक चेतना। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। अगला प्रश्न, प्रसाद जी किस प्रकार के कवि हैं? जिनका शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं प्रसाद, जिनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए रहस्यवादी, ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवादी, ऑप्शन नंबर डी सी छायावादी, ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवादी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि छायावादी। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से पार्ट 2 के साथ, और बहुत सारे ऐसे ही धमाकेदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।